साथियों नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरा क्लासेस में। आज की जो क्लास है इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिसिप्लिन के बारे में। डिसिप्लिन यानी कि इसे हिंदी में कहा जाता है अनुशासन। तो देखेंगे इस क्लास में कि आखिर क्या होता है डिसिप्लिन या जिसको हम कहते हैं अनुशासन। साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि किसी भी संगठन में अनुशासन का क्या महत्व होता है, कितना जरूरी होता है अनुशासन किसी भी संगठन के लिए। तो आपको नाम से ही स्पष्ट है, हम कह रहे हैं डिसिप्लिन या अनुशासन। अनुशासन का मतलब क्या होता है कि व्यवस्थित तरीके से कहीं पे भी व्यवहार करना, इसको हम कहते हैं अनुशासन, है ना। एक रूपरेखा के अंतर्गत या एक 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 सीमा के अंतर्गत व्यवहार करना। एक जो संगठन है उसके जो आचार विचार संहिता नियम कानून है उसके अनुसार हम जब व्यवहार करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, अनुशासन, है ना। जब एक क्रमबद्ध रूप से किसी संगठन के हिसाब से, है ना, या आप कहेंगे आचार संहिता के हिसाब से हम व्यवहार करते हैं तो इसको हम कहते हैं अनुशासन, है ना। देखते हैं अनुशासन की परिभाषाएं और क्या होता है अनुशासन, इनको भी ध्यान से समझते हैं। चलो देखो, अनुशासन यहाँ डालते हैं और शुरू करते हैं कि भाई क्या है ये अनुशासन। अनुशासन का शाब्दिक अर्थ मैं आपको बता चुका हूँ। तो अनुशासन आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि हमारा जो पूरा का पूरा लोक प्रशासन होता है, लोक प्रशासन में अनुशासन की प्रक्रिया का पालन करना बहुत जरूरी होता है। जब आप लोक प्रशासन में अनुशासन का पालन करेंगे तभी जो पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशन होता है, लोक प्रशासन का जो पूरा का पूरा संगठन होता है, तभी वो काम कर पाता है अनुशासन की वजह से। अगर सोचो कोई अनुशासन का पालन ना करे और लोक प्रशासन में किसी भी तरह के नियम कानूनों का ना माने, अधिकारी लोग अपने नियम कानून और जो सीमा है उसके अंतर्गत रहते हुए काम ना करे तो क्या हाल हो सकता है। एक पुलिस वाला या एक कलेक्टर दादागिरी पर अगर उतर जाए तो क्या प्रशासन चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। उसके लिए अनुशासन होना बहुत जरूरी है। कलेक्टर की एक निश्चित सीमा का होना बहुत जरूरी है कि आपको इस सीमा तक अधिकार है और इस सीमा में रहकर आपको व्यवहार करना है। तो ये अनुशासन के बिना संभव नहीं है ना। तो अनुशासन की प्रक्रिया का बहुत प्रभाव पड़ता है। अनुशासन का आप ऐसा कह सकते हैं कि अनुशासन का सर्वाधिक यानी कि सबसे अधिक जो प्रभाव है, सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है इस पर, लोक प्रशासन पर। लोक प्रशासन पर अनुशासन का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसी से यानी कि अनुशासन से ही प्रशासन का, अगर अनुशासन नहीं होगा ना तो लोक प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन नहीं होता है, हो सकता है ना। तो इसी से ही प्रशासन का सुचारू रूप से यानी कि आप कहेंगे सही तरीके से क्या होता है, संचालन होता है, संचालन होता है। इसी से लोक प्रशासन का सुचारू रूप से संचालन होता है, किससे? अनुशासन से, है ना। और जो प्रशासनिक, आप इसे कह सकते हैं कि जो प्रशासनिक कार्यकुशलता होती है, ठीक से लिख देता हूं यहाँ पर आपके लिए, जो प्रशासनिक कार्यकुशलता होती है, प्रशासनिक कार्यकुशलता का मतलब होता है जो प्रशासन में लोग काम करते हैं वो ज्यादा से ज्यादा काम किसकी वजह से कर पाते हैं, तो वो कर पाते हैं हमारे अनुशासन की वजह से। तो अनुशासन से ही प्रशासनिक कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। मतलब हमारे अधिकारी लोग ज्यादा से ज्यादा काम किस वजह से कर पाते हैं, केवल और केवल अनुशासन की वजह से, ठीक है। तो जब हमारे लोक प्रशासन में हम अधिकारियों को इतने सारे क्या प्रदान करते हैं, इतने सारे अधिकार प्रदान कर रहे हैं, इतना ज्यादा वेतन प्रदान कर रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं हम अधिकार दे रहे हैं, तो उनसे हम आशा करते हैं कि वो अपना उत्तरदायित्व भी निभाए, नियम कानून के अंतर्गत रहकर अपने सारे कार्यों को अंजाम दे। और ये किससे संभव हो सकता है, तो ये केवल संभव हो सकता है अनुशासन से, है ना। तो अनुशासन, आप कह सकते हो कि जो अनुशासन है आचार संहिता द्वारा, आचार संहिता, अनुशासन क्या करता है, आचार संहिता या नियम कानून के द्वारा, या नियम कानूनों के द्वारा, नियम कानूनों के द्वारा कर्मचारियों के व्यवहार को नियंत्रित करता है।
ना। अनुशासन जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनके व्यवहार को क्या करता है, तो एक व्यवस्थित तरीके से नियंत्रित करता है। तो ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या लोक प्रशासन में अनुशासन का सबसे ज्यादा महत्व होता है। अनुशासन का अर्थ आप समझे, किसी भी संगठन में, ऑर्गेनाइजेशन में या लोक प्रशासन में एक आचार संहिता बनाई जाती है या कुछ नियम कानून बनाए जाते हैं ताकि उस पूरे के पूरे ऑर्गेनाइजेशन का या प्रशासन का व्यवस्थित रूप से संचालन हो सके। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ठीक से काम कर सके उसके लिए कुछ नियम कानून का होना जरूरी है, और उन्हीं नियम और कानूनों को हम क्या कहते हैं, अनुशासन कहते हैं ना। तो अनुशासन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सुचारू रूप से या सही रूप से काम करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं ना। तो जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की नियम कानून होते हैं उनके अनुसार कर्मचारियों को व्यवहार करना होता है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, अनुशासन कहते हैं। यहाँ तक अनुशासन क्लियर हो गया। अब देखिए कुछ विचारकों की परिभाषा देखिए जो एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछी जाती है। जैसे एक विचारक है हमारे जिनका नाम है टोरपे। तो टोरपे महोदय ने क्या कहा है अनुशासन को लेकर, तो देखो टोरपे के अनुसार, टोरपे महोदय के अनुसार अनुशासन क्या होता है, तो ये कहते हैं अनुशासन अनुशासनात्मक कार्यवाही वे प्रशासनिक अनुशासनात्मक कार्यवाही वे प्रशासनिक कदम हैं जो कार्य की संपन्नता से संबंधित कर्मचारी के दुर्व्यवहार को ठीक करने के लिए उठाए जाते हैं। देखो टोरपे महोदय क्या कह रहे हैं, एक बार सिर्फ समझ लीजिए कि अनुशासनात्मक कार्यवाही या अनुशासन की जो कार्यवाही होती है वो क्या होती है। तो टोरपे कह रहे हैं अनुशासनात्मक कार्यवाही वे प्रशासनिक कदम हैं, मतलब प्रशासन के द्वारा उठाए जाने वाले वे कदम है, कार्य है जो किसी कार्य की संपन्नता से संबंधित कर्मचारी के दुर्व्यवहार को ठीक करने के लिए उठाए जाते हैं। मतलब अगर कोई कर्मचारी ठीक से काम नहीं करता है तो वो ठीक से काम करे, उस संगठन के नियम कानून के हिसाब से काम करे, इसके लिए उसको जो दंड दिया जाता है, उसको जो डांट फटकार लगाई जाती है ना, उसी को कहते हैं अनुशासनात्मक कार्रवाई या अनुशासन, है ना। अनुशासन वो होता है कि जो कोई प्रशासनिक कर्मचारी है तो अपना काम ठीक ढंग से करे, इसके लिए उस पर कुछ नियम कानून थोप दिए जाते हैं, उसी को अनुशासन कार्रवाई कहते हैं। ये टोरपे महोदय ने कहा है ना। आम भाषा में आप समझ गए कि किसी भी प्रशासन में कोई भी कर्मचारी ठीक से काम करे, इसके लिए जो नियम कानून बनाए जाते हैं, जो आचार संहिता बनाई जाती है, जो उस कर्मचारी को पालन करना होता है उन नियम कानूनों का, उसी को हम क्या कहते हैं, अनुशासन कहते हैं। ये टोरपे की बात होगी, है ना। अगले विचारक देखो ये क्या कह रहे हैं। टोरपे के अनुसार हमने देख लिया। अब देखिए हेमेन के अनुसार, इन्हें बड़ी अच्छी तरीके से अनुशासन को डिस्क्राइब किया है। क्या नाम है इनका, हेमेन के अनुसार। तो हमारे लोक प्रशासन के जो हेमेन महोदय है उनके अनुसार देखिए क्या है यहाँ पर, अनुशासन या डिसिप्लिन जिसको हम कहते हैं। तो हेमेन कहते हैं कि अनुशासन, ये कह रहे हैं अनुशासन एक व्यवस्थित अनुशासन क्या कह रहे, हेमेन कह रहे कि भैया जो अनुशासन है एक व्यवस्थित व्यवहार है, यानी कि एक सिस्टमेटिक व्यवहार है, एक सिस्टमेटिक बिहेवियर है। अनुशासन जब आप एक सिस्टम में रहकर व्यवस्थित तरीके से, मतलब बहुत सोच समझकर संभल कर व्यवहार करते हो, है ना, तो अनुशासन एक क्या है, एक व्यवस्थित व्यवहार है। ये हेमेन ने कहा है। आगे ये कहते हैं, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि अनुशासन एक व्यवस्थित व्यवहार है। ये किसने कहा है, ये हेमेन ने कहा है। इसी में आगे अपनी बात ये क्या कह रहे हैं, अनुशासन एक व्यवस्थित व्यवहार है, यह
उद्यम की एक शर्त है, यह उद्यम की एक शर्त है जिसमें व्यवस्थापन जिसमें व्यवस्थापन जिसमें व्यवस्थापन है और जिसमें उद्यम के सदस्य जिसमें उद्यम के सदस्य उन स्वीकृत उद्यम के सदस्य उन स्वीकृत मापदंडों के अनुसार स्वीकृत मापदंडों के अनुसार स्वीकृत मापदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं। उन स्वीकृत मापदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं जो संगठन की आवश्यकताओं के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। देखो, अपनी इस परिभाषा में हेमन ने पूरी तरह से जो अनुशासन है उसको डिस्क्राइब कर दिया है। ये क्या कह रहे हैं कि अनुशासन एक व्यवस्थित व्यवहार है, यह उद्यम की एक शर्त है। यहाँ उद्यम का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन या प्रशासन, है ना, इसको एडमिनिस्ट्रेशन आप कहते हैं। यह प्रशासन की या एडमिनिस्ट्रेशन की एक शर्त है जिसमें व्यवस्थापन है, मतलब एक व्यवस्थित आचार विचार या नियम कानून होते हैं, जिसमें जो उद्यम होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके सारे सदस्य जो होते हैं ना, एक पर्टिकुलर जो नियम कानून होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, उसके अनुसार व्यवहार करते हैं, जो संगठन की आवश्यकता के अनुसार निश्चित किए जाते हैं। मतलब हेमन ये कह रहे हैं यार कि अनुशासन एक बहुत व्यवस्थित व्यवहार है ना। एक जो भी एक संगठन होता है उसकी कुछ आवश्यकता होती है, जहां वहां जैसा भी काम किया जाता है उसके अनुसार कुछ नियम कानून होते हैं कि इतने बजे आपको आना है, इतना इतना टारगेट आपको पूरा करना है, आप इस पद पर हो, आपको ये काम करना है ना, ये फिक्स होता है सभी संगठन में। तो लोग जो संगठन की शर्त होती है, जो नियम कानून होते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं, है ना, और उसकी शर्तों को मानते हैं। और जैसा उद्यम का व्यवहार होता है, एक स्वीकृत व्यवहार होता है, मतलब जो भी किसी भी उद्यम के नियम कानून होते हैं उसके अनुसार व्यवस्थित व्यवहार करना, उनको मानना, इसी को कहते हैं अनुशासन। ठीक है, अब ये समझ गया। आप इसको एक बार परिभाषा सुनो हेमन की। हेमन के अनुसार अनुशासन एक व्यवस्थित व्यवहार है या उद्यम की एक शर्त है जिसमें व्यवस्थापन है और जिसमें उद्यम के सदस्य उन स्वीकृत मानदंडों के अनुसार व्यवहार करते हैं जो संगठन की आवश्यकताओं के आधार पर निश्चित किए जाते हैं। क्लियर हो गया आपको कि अनुशासन एक सिस्टमेटिक व्यवहार है, एक तरह की शर्त है। जिस भी आप ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो आपको उस ऑर्गेनाइजेशन की नियम कानूनों के अनुसार काम करना पड़ेगा, जो उसके मानदंड निर्धारित है, जो नियम कानून बनाने हैं उसके अनुसार आप व्यवहार करोगे, इसको हम कहते हैं अनुशासन। ये दो परिभाषाएं अनुशासन से बिल्कुल आपको दिमाग में होनी चाहिए। ठीक है, ये यहाँ तक क्लियर हो गया आपको कि भैया अनुशासन क्या होता है और क्या क्या अनुशासन की परिभाषाएं है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए हम आगे देखते हैं कि अनुशासन के प्रकार कितने हैं, है ना, आखिर कितने प्रकार का होता है अनुशासन, इसको भी ध्यान से समझ लेते हैं। तो देखो, हमारा जो अनुशासन है, अगली हेडिंग हम यहाँ पर डालते हैं अगले पेज में। देखो ये, अब यहाँ हम देखते हैं अनुशासन के प्रकार, टाइप्स ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन के प्रकार यानी कि कितने प्रकार के अनुशासन होते हैं। तो दो प्रकार के अनुशासन होते हैं, दो प्रकार है ना अनुशासन। पहला जो प्रकार है इसको हम कहते हैं सकारात्मक, पहले प्रकार को हम कहते हैं सकारात्मक अनुशासन। और जो दूसरा प्रकार है इसको कहा जाता है नकारात्मक अनुशासन। नकारात्मक अनुशासन यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव डिसिप्लिन दो तरीके का होता है।
तो नाम से आपको क्लियर हो रहा होगा सकारात्मक अनुशासन क्या होता है, कि पहले से ही कुछ नियम कानून है, जिन जिन नियम कानूनों का आप पालन करते हो, डिसिप्लिन उसके हिसाब से चलते हो, मतलब उस नियम कानून के हिसाब से आप बिहेव कर रहे हो, समय से आ रहे हो, समय से जा रहे हो, अपने काम और अपने पद के अनुसार काम कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो दिस इज पॉजिटिव डिसिप्लिन। और अगर आप किसी भी प्रशासन में या ऑर्गेनाइजेशन में या संगठन में जो आपको नियम कानून के हिसाब से काम करने चाहिए थे, जो समय से आना चाहिए था, जिसको बोलते हैं पंक्चुअल होना, कि नियम कानून के हिसाब से आपको काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन की शर्तें और कानूनों को आपको मानना है, पर जब आप उनको नहीं मान पाते हो किसी वजह से, तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। बाद में आपको अनुशासन का पालन करने के लिए दंड दिया जाता है, कि उसको कहा जाता है अनुशासनात्मक कार्यवाही, कि आपने अनुशासन का पालन नहीं किया तो अब अनुशासन के पालन करने के लिए आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसको कहा जाता है नकारात्मक अनुशासन, है ना। आपने सुना होगा कि फला अधिकारी ने अपने अधिकार का दुरुपयोग किया, उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा रही है, कि भैया आपने ऐसा काम अनुशासन का पालन क्यों नहीं किया, है ना। अब आप जवाब दो। जब कोई सरकारी अधिकारी, आपको पता है, अपने काम को नहीं कर पाता या कोई गलती कर देता है, तो उससे स्पष्टीकरण लिखकर मांगा जाता है कि आपने इस काम को नहीं किया, क्यों नहीं किया। तो जब उससे पूछा जाता और वो ठीक से जवाब नहीं दिया देता, तो उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है, उसको दंड दिया जाता है कि अनुशासन का उसने पालन नहीं किया। तो इसको कहा जाता है नकारात्मक अनुशासन, है ना। तो दो प्रकार के अनुशासन हो गए, ये आपको क्लियर हो गया। तो नकारात्मक अनुशासन क्या होता है, देखो, नकारात्मक अनुशासन एक, इसमें आती है अनुशासनात्मक कार्रवाई, अनुशासनात्मक कार्यवाही, मतलब जब, ये तब होता है जब आप अनुशासन का पालन नहीं करते। जब आप अनुशासन का पालन नहीं करते, तब आपके खिलाफ क्या की जाती है, अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाती है, मतलब आपको दंड दिया जाता है, आपको बाध्य किया जाता है अनुशासन का पालन करने के लिए। नहीं करते तब कार्रवाई की जाती है ना, तब इसको कहा जाता है नकारात्मक अनुशासन। और सकारात्मक अनुशासन क्या होता है, तो देखो, इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ है प्रशिक्षण। सकारात्मक अनुशासन का अर्थ होता है प्रशिक्षण। इसका प्रशिक्षण, तो इसमें आता है प्रशिक्षण जिससे जिससे आत्मनियंत्रण, जिससे आत्मनियंत्रण, चरित्र और नियमितता आती है। सकारात्मक अनुशासन यही होता है कि आप बिल्कुल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के व्यवस्थित तरीके से नियम कानूनों को मान रहे हो, है ना, सेल्फ कंट्रोल हो, आपका बहुत अच्छा कैरेक्टर और नियमितता इसकी वजह से बनती है कि आप समय से ऑफिस आते हो, ऑर्गेनाइजेशन में आते हो, उसके सारे नियम कानूनों को मानते हो, जिस पद पर आप हो उस पद को ईमानदारी से निभाते हो, जितना आपको कार्य दिया जाता है उस कार्य को आप पूरा करते हो, तो आप समय से आ रहे हो, समय से जा रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा सर्व कर रहे हो, है ना, तो आपको रिवॉर्ड दिया जाता है इसके लिए। इसको कहा जाता है पॉजिटिव अनुशासन। इससे ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छे से काम करता है, पूरी तरीके से नियम कानून बने रहते हैं, सभी लोग अपना व्यवस्थित तरीके से और सिस्टमेटिक तरीके से काम करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा ग्रो करता है। तो ये है आपका सकारात्मक अनुशासन, बेसिक सी चीज है ना। दो चीज यहाँ आपको क्लियर होगी। अब चलो आगे हम अगली चीज देखते हैं। अब एक चीज यहाँ पर सवाल उठती है, एक बात की जाती है हमारे लोक प्रशासन में, कि ये जो अनुशासन होता है इसके चरण क्या है। तो चलो अब हम देख लेते हैं कि जो अनुशासन है, अनुशासन के चरण, कि हम जो अनुशासन का पालन करते हैं उसको कितने चरणों में करते हैं ना। तो अनुशासन के कुछ चरण है। तो अनुशासन कैसे पालन किया जाता है, और जब आप अनुशासन का पालन नहीं करते तो आपको दंड भी दिया जाता है ना। तो देखो, अनुशासन के चरण, अनुशासन के चरण, किसके चरण, प्रभावी होने के, प्रभावी होने के। अनुशासन को हम प्रभाव में कैसे लाते हैं, तो अनुशासन के प्रभावी होने के चरण, इसको देख लीजिए आप, है ना। तो निम्न चरण है, अनुशासन को प्रभावी करने के निम्न चरण है ना, निम्न चरणों के द्वारा हम इंप्लीमेंट करते हैं डिसिप्लिन को।
तो अनुशासन के प्रभावी होने के निम्नलिखित चरण हैं, या इसको आप स्टेप्स कहते हो, कितने स्टेप में अनुशासन पालन होता है। सबसे पहले आपको क्या जाता है कि जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो तो आपको नियम कानून समझाए जाते हैं, उसके अनुसार आपको काम करना होता है, ठीक है। जब आप उसका पालन नहीं करते तो आपको सबसे पहले क्या किया जाता है, मौखिक रूप से जो आपके ऊपर एचआर बैठा हुआ होता है, जो हेड बैठा हुआ होता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या करता है, मौखिक रूप से या लिखित रूप से एक तो पहले सामान्य रूप से आपको अनुशासन का पालन करना होता है। जब आप नहीं करते तो आपको मौखिक रूप से या लिखित रूप से क्या किया जाता है, डांटा जाता है। पहले चरण में मौखिक रूप से और लिखित रूप से केवल डांट लगाई जाती है कि भैया नियम कानूनों से पालन करो और उसके हिसाब से समय से आओ, समय से जाओ। सोचो किसी भी ऑफिस में आप बेसमय जाओगे तो एक दिन तो ठीक है, आपको माफ कर दिया जाएगा, पर अगले दिन एचआर होगा या जो भी आपका जिम्मेदार अधिकारी होगा वो आपको टोकेगा, डांट लगाएगा, है ना। तो डांट लगाकर अनुशासन का पालन कराया जाता है, ये इसका पहला चरण है। दूसरे चरण में क्या किया जाता है, पहले तो सिर्फ बोल के, अगर आप अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हो तो आपको सिर्फ बोल दिया जाएगा और डांट लगाई जाएगी, ठीक है, ये पहला चरण है। वही दूसरे चरण में आपको क्या किया जाएगा, दूसरे चरण में आपको चेतावनी दी जाएगी, ठीक है ना। दूसरे चरण में आपको क्या किया जाएगा, चेतावनी, है ना, लिखित चेतावनी। अगर आप एक बार आपको मौखिक रूप से या लिखित रूप से डांट दिया है, अगर आप नहीं माने तो फिर आपको लिखित चेतावनी दी जाएगी, है ना। दूसरे चरण में आपको किया जाए, पहले चरण में तो अगर आप अनुशासन का पालन नहीं करते हो तो आपको डांट लगाया जाएगा, या तो लिख कर लेटर के द्वारा नोटिस दिया जाएगा या मौखिक रूप से आपको ऑफिस में बुलाकर सुनाया जाएगा, पहला चरण। दूसरा चरण आपको लिखित चेतावनी दी जाएगी, नोटिस दिया जाएगा कि भैया सुधर जाओ, दूसरा नोटिस जिसको बोलते हैं, सस्पेंड कर दिया जाओगे। दूसरा चरण होता है अनुशासन पालन कराने का, जिसको कहते हैं लिखित चेतावनी, है ना। और तीसरा जो चरण है इसको कहते हैं अस्थायी निलंबन। अगर आप फिर भी नहीं मान रहे हो ना, आप ज्यादा ही अनुशासनहीनता कर रहे हो, अनुशासन का पालन नहीं कर रहे हो, तो आपको तीसरा क्या किया जाता है, अस्थायी निलंबन। मतलब कुछ दिन के लिए आपको सस्पेंड कर दिया जाता है। जब आप लंबे समय तक अनुशासन का पालन नहीं करते तो आपको अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया जाता है, इसको कहा जाता है अस्थायी रूप से निलंबन, है ना। और चौथा चरण ये होता है अनुशासन का पालन कराने के लिए आप फिर भी नहीं माने, कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया, फिर भी आपकी घटना लगातार बार बार हो रही है, तो चौथा क्या करेंगे हम, आपको अंत में पदच्युत कर देंगे। पदच्युति, अंत पदच्युति मतलब पूर्ण निलंबित, यानी कि पूर्ण निलंबित। पूर्ण निलंबित भैया भैया मतलब फुल रूप से आप सस्पेंड हो गए, खत्म काम, अब आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 4 चरण होते हैं जिन चरणों में क्या कराया जाता है मेरे भाइयों, इन चरणों में अनुशासन का पालन कराया जाता है। चरण आप समझ गए, पहले मौखिक रूप से डांट लगाई जाती है, दूसरा लिखित चेतावनी दी जाती है, तीसरा अस्थायी रूप से आपको सस्पेंड कर दिया जाता है, और चौथा पूर्ण रूप से निलंबित कर दिया जाता है, मतलब सस्पेंड कर दिया जाता है, ठीक है। और ये जो पूरी की पूरी प्रक्रिया है, याद रखिएगा, ये जो पूरी प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया में जो नेचुरल जस्टिस है, यानी कि प्राकृतिक न्याय का पालन किया जाता है। प्राकृतिक न्याय समझते हो, मतलब कि बिना आपकी बात को सुने आपको दंड नहीं दिया जाएगा, जो गलती किए केवल उसी के लिए दंड दिया जाएगा, उसमें आपके पक्ष को सुना जाएगा, है ना, और जितनी गलती की केवल उतना दंड दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड नेचुरल जस्टिस, उसी के हिसाब से आपको क्या किया जाएगा, दंड दिया जाएगा। तो यहां तक आपको क्लियर हो गया कि अनुशासन के चरण क्या है और किन चरणों में आपको अनुशासन का पालन करना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अनुशासन से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण चीजों को देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब यहाँ हम देखेंगे कि भाई किसी भी संगठन में अनुशासन का क्या महत्व है। देखो उतना नहीं है पर थोड़ा सा आप समझ लीजिए। तो यहाँ हम अगला जो हमारा बिंदु है वो देखते हैं कि जो अनुशासन है या जो डिसिप्लिन है, अनुशासन का महत्व क्या है किसी भी संगठन में, लोक प्रशासन के या ऑर्गेनाइजेशन में या प्रशासन में।
जो डिसिप्लिन है इसका क्या वैल्यू है या क्या महत्व है। तो देखो, रीढ़ है एक तरीके से अनुशासन, आप कह सकते हो किसी भी को इस तरीके से कह सकते हैं कि जो अनुशासन है, महत्व देख रहे हैं तो देखो, अनुशासन संगठन की संगठन की या प्रशासन की, है ना, अनुशासन संगठन की या प्रशासन की सफलता हेतु अति आवश्यक है। मतलब बिना अनुशासन के कोई भी संगठन सफल नहीं हो सकता, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तथा जो संगठन है वो केवल सफल ही नहीं हो सकता, बल्कि संगठन अपने लक्ष्यों की प्राप्ति भी नहीं कर सकता। संगठन अपने लक्ष्यों की प्राप्ति ही नहीं कर सकता बिना अनुशासन के, ना तो नहीं कर सकता। मतलब कि बिना अनुशासन के ना तो कोई ऑर्गेनाइजेशन सफल हो सकता है, ना अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर सकता है। इसके बगैर पूरी संगठन की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, पूरी संगठन की व्यवस्था बिगड़ जाएगी, पूरी संगठन की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। साथ ही जो पूरा का पूरा संगठन है, साथ ही संगठन बिखर जाएगा। तो किसी भी जो ऑर्गेनाइजेशन है या संगठन है उसकी सफलता के लिए सबसे जरूरी है अनुशासन। बिना अनुशासन के पूरा का पूरा संगठन की व्यवस्था बिगड़ जाएगी और जो हमारा संगठन है वो पूरा का पूरा बिखर जाएगा, ठीक है। तो संगठन का क्या महत्व है, तो अनुशासन में संगठन में अनुशासन का क्या महत्व है वो आपको क्लियर हो चुका है ना, कि एक तरीके की रीढ़ की हड्डी है कि बिना अनुशासन के कोई भी संगठन बिखर जाएगा, यानी कि काम ही नहीं कर सकता। क्लियर हो गया आपको। चलिए अब हम एक अंत में महत्वपूर्ण चीज को देख लेते हैं कि किसी भी संगठन में जो अनुशासनहीनता होती है उसके क्या कारण है। तो संगठन में अनुशासनहीनता के कारण ना, यानी कि किसी संगठन में क्यों कर्मचारी अनुशासन का, देखो निम्न कारण है जिनके कारण अनुशासनहीनता होती है किसी भी संगठन में। कौन से कारण है एक बार सुन लीजिए, एग्जाम में कई बार ऐसे सामान्य क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। देखो, उचित संचार में कमी पहला कारण है। जब मान लीजिए कोई बड़ा अधिकारी निचले दर्जे के कर्मचारियों को कोई आदेश दे रहा है, या तो वो कर्मचारी उनके आदेश को समझ ना पाए या ठीक से सुन ना पाए, तो इसकी वजह से वो उस कार्य को करता नहीं है या उन नियम कानूनों का पालन नहीं करता है, तो इससे भी क्या हो जाती है, अनुशासनहीनता हो जाती है। एक ये कारण होता है। चौथा, जो मैनेजमेंट होता है, जो प्रबंधन होता है, वो बिना कारण बताए किसी कर्मचारी को प्रताड़ित करते हैं। इससे भी कर्मचारी क्या करते हैं, अनुशासनहीनता करते हैं। पांचवा जो कारण होता है कि जो उच्च अधिकारी है वो निचले अधिकारी और कर्मचारियों के साथ गलत व्यवहार करते हैं, अवांछनीय अनुचित व्यवहार करते हैं, उनका अपमान करते हैं। तो इससे भी कर्मचारी बताइए कैसे काम करेगा। इससे भी क्या होती है, अनुशासनहीनता होती है ऑर्गेनाइजेशन में या प्रशासन में। अगला क्या होता है, जब भेदभावपूर्ण भौतिक कार्य और स्थितियां या भेदभावपूर्ण कुछ घोषणा की जाती है ना, कंपनी ऐसे कुछ भी नीति घोषित कर देती, कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या प्रशासन कुछ भी ऐसी गलत नीति घोषित कर देता है, इससे भी कर्मचारी गुस्सा करते हैं, है ना, काम को नहीं करते। मान लीजिए इनका वेतन नहीं बढ़ाया जा रहा है, बहुत समय से मांग कर रहे हैं,
कुछ और ऐसी स्कीम इनके लिए लागू कर दी जो इनके कार्य के अनुकूल नहीं है, तो कर्मचारी इससे नाराज हो जाएंगे और काम ठीक से नहीं करेंगे। बोनस वगैरह अगर समय से नहीं मिलता है तो भी अनुशासनहीनता होती है, लोग काम ही नहीं करते उस भावना से, है ना। और प्रबंधन अगर मान लो जो किसी कर्मचारियों का फेवर कर रहे हैं, किसी का फेवर नहीं कर रहे हैं, इनसे भी क्या होती है, किसी भी संगठन में अनुशासनहीनता होती है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे और भी अनुशासनहीनता के क्या कारण होता है, तो देखो अगर मान लीजिए कोई कर्मचारी स्किल्ड नहीं है, बौद्धिकता का अभाव है, अशिक्षा है, तो वो काम ही नहीं कर पाते अपनी पूरी क्षमता से, तो एक ही कारण होता है ना। बहुत ज्यादा कठोर नियम कानून अगर हो जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, तो ये चाहकर भी उनकी पूर्ति नहीं कर पाते, उन कानूनों का नियमों का पालन ही नहीं कर पाते हैं, इससे भी क्या होती है, अनुशासनहीनता, ठीक है। अगला एक और अन्य कारण मैं आपको बताता हूँ, वो है कर्मचारियों का कुछ मामले में, है ना, जो संगठन की प्रवृत्ति होती है वो कर्मचारियों के अनुकूल नहीं होती, इसकी वजह से भी हमारे जो कर्मचारी होते हैं वो क्या करते हैं, अनुशासनहीनता करते हैं, नियम कानूनों का ऑर्गेनाइजेशन के पालन नहीं कर पाते हैं। अगला एक कारण होता है कि इनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स होती है, हमारे जो कर्मचारी होते हैं, वर्कर्स होते हैं, अपनी पर्सनल में नियम कानूनों का पालन नहीं कर पाते, इससे भी क्या होती है, अनुशासनहीनता होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। एक चीज और देख लीजिए अंत में, कि जो हमारी लोक सेवा होती है ना, तो इसको आप कहेंगे कि जो लोक सेवा है, तो लोक सेवाओं में अनुशासन व नैतिकता, क्योंकि हम लोक प्रशासन पढ़ रहे हैं, हमारा जो पूरा का पूरा सार है वो लोक सेवा से है, लोक प्रशासन से है, तो ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो लोक सेवा तो पूरी की पूरी अनुशासन पर ही आधारित है। हमारे आईएएस आईपीएस अधिकारियों को 18-18 घंटे काम करना पड़ता है, सोचो उनका व्यक्तिगत जीवन बच ही नहीं पाता है, उनको इतने जवाब देने होते, एक एक गलती कुछ के लिए भी उनके खिलाफ नोटिस हो जाता है, अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाती है, उनको स्पष्टीकरण लिख कर देना होता है ना। तो जो मैंने आपको बताया कि लोक प्रशासन की रीढ़ की हड्डी अनुशासन, अनुशासन के बिना लोक प्रशासन काम ही नहीं कर सकता है ना। और इनका काम क्या होता है, जन कल्याण, तो जन कल्याण हेतु अनुशासन अति आवश्यक है, अनुशासन आवश्यक है। लोक सेवा पूरी की पूरी क्या करती है, जन कल्याण के कार्य करती है, तो इनको बहुत अनुशासन से काम करना पड़ता है, ठीक है। ईमानदारी जरूरी है, और नियमों का मानना, जो भी नियम होते हैं लोक सेवा के लिए, तो नियमों का पालन, आप कहेंगे कि नियमों का पालन करना अति अनिवार्य है। हमारे लोक सेवक बिना संविधान के और नियमों के काम नहीं कर सकते, तो इनके लिए अनुशासन तो बहुत जरूरी हो गया, ठीक है। तो लोक सेवाओं में नियमों का पालन करना बहुत जरूरी हो जाता है, ठीक है। भ्रष्टाचार की बहुत बड़ी समस्या है, भ्रष्टाचार के रोकथाम हेतु, है ना, भ्रष्टाचार के रोकथाम हेतु अनुशासन बहुत जरूरी है ना। नहीं तो आप से सोचो, लोक सेवा में भ्रष्टाचार करने के लिए कितने ज्यादा इनके पास अवसर है। कौटिल्य कहते हैं कि लोग, मतलब अगर पानी में मछली रहती है तो आप उसको पानी से दूर नहीं कर सकते, इसी तरीके से अगर आप प्रशासन में हो तो प्रशासन में बिना भ्रष्टाचार किए आप रह ही नहीं सकते हो, है ना। तो इसी तरीके से प्रशासन में बहुत ज्यादा महत्व हो जाता है किसका, अनुशासन का। तो भ्रष्टाचार को कम करने के लिए आपको अनुशासन का पालन करना पड़ेगा, ये बात आपको यहाँ तक क्लियर होगी, ठीक है। ध्यान रखिए, इसी तरीके से भ्रष्टाचार के रोकथाम हेतु अनुशासन आवश्यक है ना, ठीक है। और जो लोक सेवक होते हैं, लोक सेवकों को लोक सेवकों को आचार संहिता का पालन करना होता है ना, आचार संहिता, यानी कि लोक सेवक कैसा व्यवहार करेंगे, इनके लिए बकायदे नियम कानून बनी हुई है, उसके हिसाब से इनको क्या करना पड़ता है, अपने कामों को अंजाम देना पड़ता है, अपने कार्यों को करना पड़ता है। तो लोक सेवकों को आचार संहिता का पालन करना अनिवार्य है।
अगर ये इसका पालन नहीं करते हैं और आचार संहिता के जो इनके लिए नियम कानून बने हैं उनको आचार संहिता कहते हैं, तो अगर इन आचार संहिता के हिसाब से काम नहीं करते हैं तो इनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाती है। क्लियर हो गया? और ध्यान रखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं आपको रेड कलर से यहाँ बता देता हूँ। ये फैक्ट है कि जो भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311, इसमें कुछ प्रावधान है, 11 के प्रावधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के प्रावधान का कोई भी सरकारी कर्मचारी ना, कोई भी सरकारी कर्मचारी उल्लंघन नहीं कर सकता। एक हमारा जो आर्टिकल है जो संबंधित है किससे? अनुशासन से, जो 311 है, जिसके बारे में मैंने आपको यहाँ अवगत कराया। तो एकमात्र ये आर्टिकल है जो आप ध्यान रखेंगे, है ना, इसको कहते हैं अनुच्छेद 311। इसके हिसाब से ये दिया गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 में कि सरकारी कर्मचारियों को निम्न नियमों और कानूनों का पालन करना है। अगर वो इन नियमों और कानूनों का पालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। ये आपको यहाँ तक क्लियर हो गया? तो मेरे प्यारे साथियों, अनुशासन के बारे में हमने बहुत विस्तार से पूरे लेक्चर में पढ़ा है। बहुत सिंपल सा ये टॉपिक था, बहुत सामान्य सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। इस क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।